Good morning, student. Today we discuss about features, problems and policies of agriculture. हमने पढ़ा था प्लानिंग. आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई थी, उसके क्या क्या फीचर्स निकले. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो ये हेडिंग दे रखी होती है ना, इनके ऊपर हमें एक काम करना होता है. जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन की इकोनॉमी में, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अल्गेरियन रिफॉर्म्स और अचीवमेंट्स ऑफ अल्गेरियन रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो चैप्टर का नाम होता है ना, इससे रिलेटेड एक भी पॉइंट हमें स्किप नहीं करना होता. फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए, सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इज ए क्रिटिकल इम्पोर्टेंट इन द इंडियन इकोनॉमी. दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड थ्रू द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस. कहते हैं कि ये क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक महत्व रखता है इंडियन इकोनॉमी में. इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके कुछ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम या जीडीपी को ग्रोथ करने में, क्योंकि अभी भी भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है और गाँव में रहने वाले लोगों का जो मेन कार्य है वो खेती करना ही है. ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज़ बीन ranging between 51 to 71.4% फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स. कहता है कि पहले 100 में से 51% तक रोज़गार जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमारी खेती पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे. बट लास्ट में आते आते 2017 तक 17.4 रह गई थी, क्योंकि उससे क्या होता, सेकंड सेक्टर और जो टेरिटरी सेक्टर था वो डेवलप हो चुका था. हमारी जो लोग हैं वो खेती कार्य को छोड़कर धीरे धीरे उद्योग धंधों में और सर्विसेज में लगने लग गए थे. सप्लाई ऑफ वेज एंड गुड्स. जो वेज है, जो गुड्स है, वो सारी की सारी वीट, राइस प्लस मेज़ा, बाजरा, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा सब कुछ एग्रीकल्चर से होता है, प्रोवाइड करता है, जो 21 करोड़ पीपल के लिए सफिशिएंट होता है. थर्ड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है. बहुत सारे गरीब लोगों को देखो ये काम कर रहे हैं खेतों में, इस तरीके से उनको काम है. 50% पॉपुलेशन, अभी जो करंट का डाटा उसमें 53% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो एग्रीकल्चर जिनको एम्प्लॉयमेंट देता है. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इससे मिलता है, सीड्स मिलते हैं इंडस्ट्री को, और शुगर केन ऑफ द शुगर मिल्क के लिए शुगर केन मिलता है. क्लोथ्स बनाने के लिए कॉटन मिलती है. कि जो रॉ मटेरियल है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है. फिर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स की. अगर इंडस्ट्रियल गुड्स को डिपेंड करना है तो आपको पता है इंडस्ट्री की गुड्स बनाने के लिए कैपिटल गुड्स चाहिए. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जिनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और जिनकी वैल्यू हाई होती है. ठीक है. तो ये कहता है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलर ऐसी चीज़ों को बनाएगा, पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर से पैसा आएगा. ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, मशीन्स हो गई, ये कैपिटल गुड्स हैं. और अगर ये कैपिटल गुड्स बना लो, अगर इसका खेती में यूज़ ही ना हो तो ये बेकार जाएंगे ना, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है. इसीलिए कैपिटल गुड्स जो हैं, इनकी इंडस्ट्रियल की जो बनाने वाली कैपिटल गुड्स हैं, इनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. Contribution to the international trade. Agriculture makes a significant contribution to Indian international trade. India export tea, jute, cashew nuts, tobacco, coffee and spices. कि इंडिया है वो जूट बेचता है, टी, टबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले वगैरह ये बाहर बेचते हैं. इंडिया की जो हल्दी है वो विश्व प्रसिद्ध है. एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज का एक एक्सपोर्ट है, वो मेन सोर्स होता है. इसकी वजह से पैसा हमारे देश में आएगा और चीज़ें बाहर जाएंगी. हमारा देश क्या करेगा, डेवलप करेगा. कितनी अच्छी तस्वीरें लग रही है, हमारा देश ये सब चीज़ें बाहर बेचता है. फिर है कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड. में भी ये कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि इंडिया की भी देखो स्टेट है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ है, अलग अलग क्लाइमेट है. तो कहाँ पे किसी, जैसे कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता है, यूपी में भी गेहूं का होता है, पंजाब में चावल का होता है, यूपी में चावल का होता है, पश्चिमी बंगाल में चावल का होता है. तो वो एक दूसरे से दूसरी जगह भेज देते हैं. जैसे जूट का पश्चिमी बंगाल में है, तो एक दूसरे जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ डोमेस्टिक ट्रेड भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है. सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर ए. कहता है कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसमें, वो डेवलप इसलिए हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह पर रॉ मटेरियल ले जाने के लिए, प्रोडक्शन ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो चुका है.
वेल्थ ऑफ द नेशंस की हमारे जो नेशन की वेल्थ है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप है तो उससे क्या होगा, हमारे जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो सारे डेवलप होंगे। अगर वो डेवलप होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी, उनका लेवल ऑफ स्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगा, उनके जीने का जो तरीका है, ढंग है, वो इंक्रीज होगा। तो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारे देश की जीडीपी डिपेंड करती है। वो जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से काम करेगा। हम कुछ फीचर्स की बात कर लें इंडियन एग्रीकल्चर्स की। फीचर्स का मतलब ये नहीं होता कि फीचर्स में हमेशा तारीफ की जाए। जैसे लो प्रोडक्टिविटी, हमारे कंट्री की यही विशेषता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, यानी कि एक पर हेक्टर जो उसमें इतना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे कम होता है। ये एक फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर्स की कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा लो है। जो सेकंड पिक्चर है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक खेत में काम करने के लिए 5 मजदूरों की जरूरत है, लेकिन 10 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। जो 5 मजदूर हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो 5 मजदूर उसमें बेरोजगार है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जितने लोगों की काम करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल्स। कहते हैं कि हमारी जो खेती है, मोस्ट ऑफ खेती क्या किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे, बारिश के टाइम पे डिपेंड करती है। क्रॉप खराब हो जाती है अगर बारिश नहीं आती, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती, जो सीड्स वगैरह है वो नहीं हो पाता। देखो इन्होंने दिखा भी रखा है, ये पिक्चर में भी ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, फिर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग इन इंडिया सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस टू फॉर हिज फैमिली, इट इज़ नॉट टू अर्न टू प्रॉफिट। कहता है कि जो एक फार्मर है वो प्रोडक्शन करता है, वो अपनी फैमिली के सब्सिस्टेंस को सिक्योर करने के लिए करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करता। जो कुछ बचता है उसको सेल कर देता है, बट उसका कमर्शियल पर्पज नहीं होता प्रोडक्शन करने के लिए। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इट नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉल्स इन जनरेशन प्लस टू इन्वेस्टमेंट लीड्स टू स्टेगनेंस ऑफ इन एग्रीकल्चर्स। वो कहते हैं कि उसका मेन जो पर्पज होता है वो फैमिली को ही सिक्योर करना होता है, प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का वो यूज़ नहीं करता, अभी भी वो केमिकल फर्टिलाइज़र इन्हीं का यूज़ करता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहा वो प्रॉपरली। तो कहते हैं कि इंडिया की जो फार्मिंग है अभी भी वो मॉडर्न टाइम पे नहीं, इनिशिएंट टाइम पे डिपेंड करती है। तो ये हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं उसकी, जिसमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहो, और मैं इसी भी कभी आपको एक टेस्ट बना के दे रही हूँ। जितने चैप्टर हमारे हो चुके तो वो टेस्ट भी आपने करना है।